हाय माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं पहला लेसन जो है पढ़ा चुका हूं, आज मैं दूसरा लेसन आपको स्टार्ट कर रहा हूं और लेसन का नाम है आपका बिलियन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो एकदम सीरीज से लेसन के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो इसका मटेरियल है वो आपको समझ में आएगा। तो आप छोटे छोटे क्लास में पढ़ भी चुके होंगे कि बिलियन क्या होता है। बिलियन की सामान्यतः परिभाषा वही है जब दो या दो से अधिक मिश्रणों का जो मिश्रण बनके तैयार होता है उसे हम कहते हैं बिलियन। और बिलियन सामान्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी बिलियन जिसमें विलेय और विलायक, जो विलायक में विलेय की जो मात्रा है वो समान रूप से विलायक के हर स्थान पर समान रूप से वितरित होती है, तो वो समांगी विलियन कहलाता है। और इसी तरह से जो विषमांगी विलयन है उसमें विलायक में विलेय की मात्रा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी मात्रा होती है, तो वो विषमांगी विलयन कहलाता है। इसे हम जैसे माने विलेय क्या है। विलेय है आपका, सिंपल आप एग्जाम्पल समझे, जैसे कि अगर हमें एक शरबत बनाना हो तो हमें चीनी और जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो जिसकी मात्रा अगर अधिक है तो वो होता है विलायक, मतलब जिसकी मात्रा हम अधिक ले रहे हैं उसकी, तो वो कहलाएगा विलायक। अब उसमें जो चीनी है, चीनी हम जैसे कि अगर 1 लीटर हमने जल लिया है तो 250 ग्राम हमने क्या लिया, चीनी। तो चीनी की मात्रा जो जल के अकॉर्डिंग क्या है, कम है, तो वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से विलायक क्या होगा, जैसे जल है तो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, जिसमें जो चीज़ घुल रही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो विलयन, विलेय और विलायक ये नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप सामान्यतः रेगुलर यूज में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक शरबत का एग्जाम्पल बेस्ड है, आप इसको समझें कि वो किस तरह से तैयार हो रहा है, इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो विलयन है, विलयन जो है आपके अगर हम देखें तो इनके कई प्रकार, जैसे कि गैसीय विलयन होते हैं, गैसीय विलयन, और द्रव विलयन, और तीसरा होता है ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन में क्या होगा, मतलब विलायक क्या होगा, इसमें गैस होगा। अब गैस में कोई भी चीज़ अगर मिल रही है या घुल रही है तो वो गैसीय विलयन होगा। जैसे कि विलायक जिसमें क्या हो, गैस हो, विलायक इसमें क्या होगी, गैस होगी। अब ये 3 प्रकार से बन सकता है। गैस में गैस मिला दें तब आपका विलयन जो है बन जाएगा गैसीय विलयन। अगर जो विलेय है, ये विलेय है, विलेय जैसे द्रव है और विलायक क्या है, गैस है। कहने का मतलब विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो तो वो कहलाएगा आपका, ये भी क्या हो गया, गैसीय विलयन हो गया। कहने का मतलब गैस की मात्रा अधिक होगी। इसी तरह से अगर कोई ठोस लिया हमने और ठोस किसमें मिला दिया, गैस में मिला दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी गैसीय विलयन ही कहलाएगा। जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, तो वो क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस आप हाइड्रोजन अगर इन्हें मिला दें तो दोनों क्या हैं, गैस हैं ये, तो ये गैसीय विलयन हो गया। इसी तरह से कोई द्रव जैसे अगर हम ले लें क्लोरोफॉर्म, और इसमें क्या मिला दें, हम नाइट्रोजन मिला दें, तो ये क्या, क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, द्रव हो गया, और नाइट्रोजन क्या हो गई, गैस हो गई। तो गैस की मात्रा अधिक होगी, क्लोरोफॉर्म की अगर कम लेंगे, विलेय होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, गैसीय विलयन ही कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने ठोस में आप कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसे जिंक ले ली और इसमें क्या आपने हाइड्रोजन या नाइट्रोजन में इसको मिला दिया, तो ये भी क्या है आपका, गैसीय विलयन है। कहने का मतलब है, कहने का जो तात्पर्य है वो मेन है कि विलायक आपकी क्या हो, गैस हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे, आपके गैसीय विलयन कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह जो दूसरा है, दूसरा आपका है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन सामान्यतः ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि इसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा। कहने का मतलब द्रव, इसमें क्या होगा, विलायक होगा। अब ये भी 3 प्रकार से बन सकता है, द्रव प्लस द्रव, और गैस प्लस द्रव, और ठोस प्लस द्रव। तो जिसमें
द्रव की मात्रा अधिक होगी। कहने का मतलब विलायक जो है जिसमें चीज़ घुल रही है तो वो क्या होगा, अगर द्रव है तो वो द्रव विलयन कहलाएगा या द्रवीय विलयन बोल सकते हैं। ठीक है, तो द्रवीय विलयन कहलाएगा। तो ये भी आप कोई भी द्रव ले लीजिए और उसको द्रव में मिला दीजिए तो वो क्या कहलाएगा आपका, द्रव विलयन। कोई गैस है अगर द्रव में मिली है, जैसे आपका जल है और जल में ऑक्सीजन गैस मिली हुई है तो वो क्या कहलाएगा, द्रवीय विलयन कहलाएगा। इसी तरह ठोस है, कोई भी ठोस ले लें और उसको द्रव में मिला दें तो वो क्या कहलाएगा आपका, द्रवीय विलयन। सामान्यतः आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपका क्या होगा, ठोस विलयन होगा। ठोस विलयन में भी यही कंडीशन है कि जो आपका विलायक है वो क्या होगा, ठोस होगा। यहाँ पर ठोस होगा, मतलब ठोस। तो ये भी 3 प्रकार से विलयन जो है तैयार होते हैं आपके। पहला, आप ठोस में ठोस मिला सकते हैं और ठोस में आप गैस भी मिला सकते हैं और ठोस में द्रव भी मिला सकते हैं। तो आपको सामान्यतः जो समझना है वो समझने वाली बात ये है कि विलायक की मात्रा जिसकी अधिक होगी वो वैसा ही विलयन होगा। अगर गैस की मात्रा, विलायक की मात्रा अगर गैस है और उसकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, गैसीय। द्रव की मात्रा विलायक है तो वो क्या कहलाएगा, द्रवीय विलयन। और ठोस की मात्रा अगर अधिक है तो वो कहलाएगा ठोसीय विलयन या ठोस विलयन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में आप इनको आप यूज में लाते ही हैं। इसको सामान्यतः आप समझ सकते हैं। इसके बाद रोक दो यहाँ। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशन हैं जैसे जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करती हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अब देखिए, विलयन की सांद्रता मतलब उसकी जो मात्रा है उसको हम किस किस तरह से, उसके जो मात्रक हैं और उसको किस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है आपका भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, तो देखिए भार प्रतिशत क्या होता है, जो चीज़ उसमें मिली हुई है विलयन में। कहने का मतलब है विलेय अगर हमने मिलाया है तो विलेय का भार और बटे विलयन का भार, विलयन का भार और प्रतिशत है तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100। तो ये क्या हो गया, भार प्रतिशत हो गया। उस विलयन का भार प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हमें इस सूत्र का यूज करना। विलेय का भार, विलेय मतलब जो उसमें अवयव घोला गया है, इसे हम बोल सकते हैं अवयव का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। जैसे अगर आपसे बोला जाए, अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी टैबलेट्स वगैरह कुछ भी होते हैं तो उन पे लिखा होता है कि मैग्नीशियम 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर है या जो विलयन है, ठीक है, उसमें 20 ग्राम जो है वो किसका है, वो मैग्नीशियम का है। और शेष जो है 80 ग्राम वो क्या हो गया, इसमें जल हो गया, ठीक है, या अन्य कोई अपद्रव्य हो गया। ठीक है, तो जहाँ भी आप देखेंगे कि अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि एक विलयन में आपकी Zn 20% है तो इसका भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे कि मैग्नीशियम मतलब जो विलेय है वो 20 और जो आपका शेष बचा वो 80 और गुणा में क्या हो गया, 100 हो गया। तो इस तरह से आप इसका भार प्रतिशत जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी का दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आयतन प्रतिशत। ये भी बहुत सिंपल है, केवल मात्रक का यूज वो है इसमें, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसे एग्जाम में W/W भी लिख के आता है, इसे B/V मतलब वॉल्यूम बटे वॉल्यूम, क्योंकि भार जो है वो W हो गया, ये भी W हो गया, तो W/W। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसी तरह आयतन में क्या है आपका, इसमें हो जाएगा विलेय या अवयव, विलेय का आयतन और बटे में क्या हो जाएगा आपका, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और प्रतिशत हमें निकालना है तो गुणा में क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्या होगा
यहाँ पर जैसे कि ग्राम है तो यहाँ पर क्या होगा, ml होगा। जैसे कि बोल दिया जाए आपको कोई भी है, जैसे लिखा है कि एक कोई चीज़ है और उसमें सोडियम जो है 20% है, तो इसका आयतन प्रतिशत निकालिए। तो आयतन प्रतिशत मतलब क्या हो गया, जैसे एन ये लिखा है एन कितना है 20%, तो इसका आयतन प्रतिशत, आयतन बोला है तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ml में, लीटर में ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया, Na कितना हो गया भाई 20 ml हो गया। ठीक है, और शेष जो भी चीजें हैं वो कितनी है इसमें 80 ml। ठीक है, यहां पर क्या था आपका ग्राम, यहां पर ग्राम था और यहां पर आपको ध्यान रखना है ml। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूले से आप सेम टू सेम इसका जो है आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये चीज आप देखें, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका मोल अंश। जिसे मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल प्रभाज। तो देखिए मोल अंश होता क्या है, क्योंकि पहले हम विलयन को समझ सकें। विलयन में दो घटक होते हैं आपके, पहला होता है विलेय और दूसरा विलायक। तो इनके जो मोल अंश हैं, किसी एक घटक का हम अलग निकालेंगे, दूसरे का अलग निकालेंगे। तो जैसे किसी एक अवयव का अगर हमें निकालना होगा, जैसे हम मान लें विलेय का निकालते हैं, विलेय का मोल अंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो विलेय का मोल अंश बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे फिर आपके विलेय के मोलों की संख्या प्लस जो दूसरा इसमें घटक है, दूसरा घटक कौन होगा विलयन में, विलायक। तो इसमें हम निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो पहले समझिए कि मोल क्या होते हैं। तो मोल बराबर होता है ग्राम बटे अणु भार, ग्राम बटे अणु भार। ग्राम अगर हम किसी विलेय का मोल निकालेंगे तो विलेय के ग्राम बटे विलेय का अणु भार। ठीक है, तो मोल अंश को आप x से डिफाइन, मतलब x से प्रदर्शित करते हैं इसको, x से। तो इसको अगर हम नहीं लिखें तो x बराबर विलेय के मोलों की संख्या हमने मान ली स्मॉल n, और ये स्मॉल n, और विलायक के मोलों की संख्या मान ली कैपिटल N। तो इस तरह से इस सूत्र के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विलेय का मोल अंश। इसी तरह से सेम टू सेम आप समझेंगे अगर आपसे पूछा जाए विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोल अंश या विलायक का मोल अंश। तो जहां पर आपने विलेय लिखा है वहां पर लिखेंगे विलायक, विलायक के मोलों की संख्या बटे फिर विलायक के मोलों की संख्या प्लस, अब इसमें दूसरा घटक लेंगे, विलायक का हो गया तो कौन सा बचा दूसरा घटक विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके जो मोल अंश हैं किसी विलायक के या विलेय के, तो उसका हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम विलायक का मोल अंश मान लें x बार, तो ये क्या विलायक क्या माना हमने, कैपिटल N माना था, ये कैपिटल N और ये क्या हो गया स्मॉल n। तो इस तरह से ये फार्मूला आपका आप कर सकते हैं, इसको फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम दोनों में देखें, अगर हमें एक का मोल अंश ज्ञात हो, जैसे मान लीजिए हमें विलेय का मोल अंश ज्ञात है और विलायक का पूछ रहा है, तो हमें ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल हम लिख सकते हैं x बार 1 माइनस एक्स। कहने का मतलब है अगर एक का ज्ञात है तो वो 1 में से घट जाता है, जो शेष आएगा वो दूसरे विलेय या विलायक का मोल अंश होगा। तो सिंपल तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं फार्मूले के तौर से। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल जो इसके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल जो है आपका 4 नंबर या 6 नंबर, मोस्टली 4 नंबर में आपका पूछा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका अगर हम अणु सूत्र लिखें तो C2H6O2 होगा, के मोल अंश की गणना कीजिए। यदि जल में इसकी मात्रा 20% हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको समझना है इसे, बहुत ही डीपली समझेंगे। सबसे पहले तो अगर हम एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की जो गणना पूछी है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या हो गया, विलेय हो गया हमारे लिए, और इसकी जो मात्रा है वो कितनी है, 20%। 20% मतलब जो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है का भार 20% मतलब 100 में 20% मतलब कितना हो गया, 20 ग्राम लेंगे इसे। दूसरा जो एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O2 का अणु भार निकालेंगे हम। अणु भार, तो अणु भार आपको ऐसे दिया भी होता है क्वेश्चन में, जैसे C का 12 होता है और H का 1 होता है और O का कितना होता है, 16 होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया भी होगा और नहीं भी दिया होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है C का कितना हो गया 12, और कितनी C है आपके पास 2, तो C का इस तरह से हम लिख सकते हैं। और H कितने हैं आपके पास 6 है, और एक H का 1 होता है, तो 6 का 6। O2 तो एक O का 16, और कितने हो हैं आपके पास 2। ठीक है, तो इसका आपका हो गया 24 प्लस 6, 16 दूनी 32, तो टोटल जोड़ लेंगे कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है, तो आप लगाएंगे विलेय का मोल अंश या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश। मोल अंश तो सिंपली वही है आपका, आप लिखें C2H6O2 के मोलों की संख्या बटे फिर यही C2H6O2 के मोलों की संख्या प्लस इसमें दूसरा अवयव क्या होगा, जल होगा। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या। अब आप इसे समझेंगे, हम C2H6O2 के मोलों की संख्या तो निकाल सकते हैं। अब जल की देखेंगे हम यहाँ पर, जल का क्या होगा। अब जल का भार कितना हो गया, जल का भार तो 20% मतलब 20 ग्राम तो ये हो गया, तो शेष जो है, शेष कितना 80%, तो 80 ग्राम हो गया क्या, जल। अब जल मतलब H2O का अणु भार निकालेंगे। अणु भार तो H2O मतलब H का 1 गुणा 2, O का कितना 16, तो ये हो गया 18 आपके पास। ठीक है, अब मोल कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ पहले, ग्राम बटे अणु भार। तो इसका हो गया भाई,
इसके ग्राम कितने हैं, ग्राम है आपके पास 20 और अणु भार कितना 62। इसी प्रकार से फिर से यही आएगा 20/62 और जल का ग्राम कितना है भाई 80 और अणु भार कितना है आपके पास 18। इसको भाग देंगे तो समथिंग आएगा आपका 0.322 इसका 4.44। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.068 ये आपका हो गया मोल अंश। ठीक है, इस तरह से आप जनरली स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे और आप डिफाइन कर लेंगे। अगर इसी में और आपसे पूछे कि जो मोल अंश है आपका जल का मोल अंश अगर पूछे तो आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पूछ ले जो आपका जल का मोल अंश या विलायक का मोल अंश, तो आपको क्या करना है इसमें 1 माइनस, मैंने बताया था आपको पिछले कि अगर x बार निकाल रहे हैं तो 1 माइनस x हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपने निकाला है वो 1 में से घटा दें तो दूसरे का ज्ञात हो जाएगा। वरना आप जो फार्मूला लगाया है ऐसा यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। इतना ना करके हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.068 इसमें से घटा देंगे तो आपका आएगा 2 और 3, यहाँ पर आएगा आपका 9, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। ये मोल अंश हो गए। तो इस तरह से आप मोल अंश की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका भार देखना है जिसका निकाल रहे हैं हम, दोनों घटकों का भार देखेंगे, फिर अणु भार निकालेंगे। अणु भार ज्ञात करने के लिए उसके सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र अधिकतर जो जनरली सवाल होंगे उनमें दिया होगा उसका, जैसे ये दे रखा है इसका सूत्र। तो इसका अणु भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे C 12 और 2 हैं तो 2 से गुणा कर दिया हमने। H का 1 होता है, कितने H हैं 6 तो 6 से गुणा कर दिया। और O का कितना होता है 16 और कितने O हैं 2 तो 2 से गुणा कर दिया। इनके मान आपको सवालों में दिए भी हो सकते हैं और नहीं भी दिया हो सकता है, तो आपको याद भी रखना है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि मोल बराबर होता है ग्राम बटे अणु भार। तो ग्राम देखें कितना हो गया 20 और अणु भार कितना हो गया 62, तो 20/62 फिर 20/62 क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर आप रखेंगे जल के मोल, तो जल का ग्राम कितना है 20 और अणु भार कितना है 18, तो 80/18। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप आंसर जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका दिया है जैसे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका सूत्र होता है C2H5OH के मोल अंश की गणना कीजिए। गणना कीजिए यदि बिलियन में इसकी मात्रा 460 ग्राम हो तो उसी की तरह है, आप समझ सकते हैं। उसमें प्रतिशत दिया था 20%, तो 20 ग्राम ले लिया था। अब इसमें ग्राम दे दिया है हमें कि 460 ग्राम है। तो आपको वैसे ही करना है कि आपका जो C2H5 एथिल एल्कोहल है का भार कितना हो गया भाई 460 ग्राम, और इसका अणु भार निकालेंगे। अणु भार तो C का कितना 12, कितने C 2, H 1 और H कितने हैं टोटल 6, 5 और 1 6, प्लस O का कितना 16, तो 24 6 16 इसका हो गया 46। अब दूसरा इसमें जो है आपका जल है, तो जल का भार कितना हो गया 460 और 1000 में से इसे माइनस कर लेंगे तो 540 ग्राम। ठीक है, और इसका जल का
अणु भार आपको पता ही है कितना है, 18। तो निकाल दीजिए C2H5OH के मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश। तो वही सूत्र है आपका C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे C2H5OH के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो इसका ग्राम बटे अणु भार 460 बटे 46, 460 बटे 46 प्लस जल के कितने हो गए भाई, 540 बट्टे 18। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 10, 18 तियाँ 54, 30। तो ये हो गया 10 बटे 40, तो 1/4 या 0.25। तो ये C2H5 के मोल अंश आ गए। इसी प्रकार से आप जल के मोल अंश ज्ञात करेंगे। अगर पूछें जल का मोल अंश तो आपको 1 माइनस कर देना है, केवल 0.25। आप फार्मूला लगाएंगे जब भी यही आएगा तो इसमें हो गया आपका 0.75। ये मोल अंश आपके प्राप्त हो गए। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, इसका उत्तर आप ज़रूर दें। और जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।